हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दास एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 को, है ना। और हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 7 में हास्याकरण को देख लिया था, है ना। हास्याकरण की समझ क्या था, है ना। वहां पे हम लोगों ने बहुत बातें को देखा था कि किस तरह से इससे मतलब इससे छुटकारा पाया जाए, है ना। आज हम लोग प्रॉपर उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जहां बात करती है हास्याकरण से निपटना। जो मुख्य धारा से दूर वंचित गरीब असहाय लोग हैं, जिसे हम लोग ने हास्याकरण बोला है, जो केंद्र बिंदु में नहीं है, उसे हम किस तरह से निपटेंगे और यहां हम बातें करेंगे इसके बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसका। देखिए, अब देखिए इसमें क्या होता है कि हास्याकरण से निपटने के लिए क्या है कि हमारे मौलिक अधिकार का उपयोग किया गया है। क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे साथियों, उन्होंने क्या किया है कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस पे बेहतर काम किए हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा, ऊंच नीच का भेदभाव, है ना। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया कि ये सब चीजों के लिए मतलब इनके साथ भी कोई तरह के भेदभाव ना हो, और ये जो पिछड़े हुए लोग हैं उसे जो हास्याकरण में है उसे मुख्य धारा में कैसे लाकर जोड़ा जाए, है ना। जो मुख्य धारा में इस ऐसे व्यक्ति को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातों पे यहां पे चर्चा करनी है। चलिए आते हैं। कह रहा है संविधान में ऐसे कई सिद्धांत है जो समाज और राज व्यवस्था के को क्या करता है, लोकतांत्रिक बनाता। इसका अर्थ हुआ कि हमारे संविधान में ऐसे ऐसे नियम है, ऐसे ऐसे कानून है जो क्या करता है कि इसमें देश को क्या बना देता, आपको लोकतांत्रिक बनाने, जो देश हमारा लोकतांत्रिक है उसको ये समझ को विकसित करने में मदद करता है। जैसे देखिए अब क्या होता है कि हमारा संविधान ने क्या किया है कि कुछ मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता दिया है। अगर साथियों देखिए मौलिक अधिकार का अगर हम बात करें तो सबसे पहले चलिए इसके बारे में हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, पहले तो क्वेश्चन ये आता है। दूसरी बात कि ये कहां से कहां तक, ये देखिएगा अगर साथियों तो ये भाग 3 में दिया हुआ है। कहां पे है आपको मौलिक अधिकार? भाग 3 में दिखेगा, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद की बात की गई है वो आपको दिखेगा 12 से 35 के बीच में, ठीक है। ये प्रॉपर हम पहले मौलिक अधिकार को समझाते हैं, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। क्लियर है ना। चलिए अब देखिए यहां 12 से 35 तक में क्या है कि चर्चा की गई है किसके बारे में आपको, कि ये जो हमारे देश के लोगों को मिलने वाले मौलिक अधिकार के बारे में। क्लियर है। उसके बाद अब हम देखते हैं अगर कहीं मौलिक अधिकार का हनन होता है, ये कब? जब संविधान का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे साथियों? तो आर्टिकल 32 के तहत कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में आप शरण ले सकते हैं अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, है ना। उसके बाद अगर हाई कोर्ट में जाइएगा तो इसमें आपको आर्टिकल 226 के तहत आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको यहां शरण लेना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सब कुछ को देखते हुए कि जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस तरह से वो प्रताड़ना को झेले थे, उच्च नीच की भावना को झेले थे। इस कारण से क्या हुआ था कि उन्होंने इस सब को देखते हुए जब ये संविधान सभा में जो प्रारूप समिति में ये अध्यक्ष बनते हैं तो ये सारे मुद्दों को इस सामने में रखते हैं, है ना। चलिए तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे जो संविधान निर्माता में थे, आपके संविधान के जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था वो आपका 29 अगस्त 1947 को जो आपका होता है प्रारूप समिति का गठन होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है वो होता है साथियों 29 अगस्त 1942 को होता है ना।
और 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को होता है। और 30 अगस्त को यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अध्यक्ष बनते हैं प्रारूप समिति के। एक्चुअली में क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि जिस तरह से मान लीजिए कि उनके जैसे आदमी जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनको इतना ज्यादा प्रताड़ना झेलना पड़ा था, तो उनको लगा कि जो मतलब मुख्य धारा से दूर है, जो ना तो पढ़े लिखे हैं और ना उन्हें अन्य चीजों की समझ है, तो उनके साथ ये प्रताड़ना कितना झेलना पड़ता होगा। इसी के लेके क्या हुआ कि मौलिक अधिकार में हमारे जो संविधान निर्माताओं ने बहुत चीजों पर जोर दिया है। जैसे देखिए यहां पे हम कुछ बातें करेंगे इसके बारे में। तो अच्छा, बात कर रहे थे ये कहां से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट जो है ना आपका मौलिक अधिकार, ये लिया गया है साथियों कहां से, यूएसए से लिया गया। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। किस भाग में है, भाग 3 का पार्ट है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें दिया हुआ है ना। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप इसके लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना। अब देखिए आर्टिकल 32 को ही क्या कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसे संविधान का आत्मा भी कहा है। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर आपको मौलिक अधिकार के हनन होने पे अब जो हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकते हैं, अब दरवाजा खटखटा सकते हैं और आपको वहां से मौलिक अधिकार के सुरक्षा में आपको न्याय मिल सकता है। ये सब बातें ओवरऑल हम फंडामेंटल राइट की किए आपके सामने, है ना। तो ये आपका मूल स्वरूप किसका था, फंडामेंटल राइट का। कहां से लिया गया, किस भाग में है, कितने अनुच्छेद है, और अगर मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओवरऑल ये बातें हुई। अब हम थोड़ी सी आर्टिकल का भी बात करेंगे कि क्या ये मौलिक अधिकार में आपको कहां से कहां के बीच में क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, थोड़ा सा हम उसका चर्चा करेंगे। फिर हम आएंगे आर्टिकल 15 पे, फिर आगे बढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दें। चलिए किसी को लिखना है तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, है ना, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसमें आर्टिकल की बातें कर लेंगे साथियों। देखिए जैसे जैसे एनसीईआरटी में, देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, जो हमने 6 करवाया उसमें लिमिट चीजें थी, तो हमको बुक में जहां जहां लगा वहां हमने बताने का कोशिश किया। जैसे हम लोगों ने 7 चैप्टर में आया, वहां हम लोगों ने समानता को पढ़ा और समानता जो था उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन किया। फिर 8 क्लास में जब आया है, यहां हमने जुडिशरी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना, कि न्याय सबसे ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे में कौन है, हाई कोर्ट है, जिसमें हमने बता रखा है कि न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे भारत का संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 24 किसको दिखाता है, 124 दिखाता था सुप्रीम कोर्ट को, है ना, कि हमारे भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसके बारे में हमने बताया था। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए 214, है ना, तो 214 किसको दिखाता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और उसके नीचे हम लोग आते अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जब देखे थे, तो याद करिए हमने बता रखा है कि आर्टिकल 235 किसको दिखाता है कि प्रत्येक जिले में या जिले के अधीन जो अधीनस्थ न्यायालय है वो आर्टिकल 235 के तहत है। क्लियर है, हमने किसका किसका चर्चा किया था, 124 में सुप्रीम कोर्ट किया था, 214 में हाई कोर्ट किया था और 235 में किसका बात किया था, अधीनस्थ न्यायालय का बात किया था, है ना। फिर और हम लोगों ने संसद के बारे में भी पढ़ा था, हमने बताया था कि संसद का जो गठन है आर्टिकल 79 में आता है ना। उसके बाद राज्यसभा को 80 में रखा था, लोकसभा को 81 में रखा था। ये ओवरऑल हमने चर्चा। तो इस तरह से जैसे जैसे ये आपका ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, जहां हमको लगेगा और टॉपिक के हिसाब से एक्स्ट्रा यहाँ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, हम खुद देंगे। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बस पेशेंस रख के और आगे इसको पढ़ते चलिए, है ना, क्योंकि आप जिस दिन यहाँ 12 तक कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी देते हैं कि आपका मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगा यहां से। उसके बाद आप किसी भी बुक को उठाइएगा
और हमको उम्मीद यही है कि बुक उठाना तो ना पड़ेगा, लेकिन उठाइएगा तो इससे बाहर आपको नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते साथियों हम लोग आर्टिकल 15 से पहले ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, जैसे आर्टिकल 12 है, तो आर्टिकल 12 के बारे में जो है ना हमने नहीं बताया था, चलिए यहाँ पे बताते हैं कि आर्टिकल 12 ना ये क्या देता है, राज्यों की परिभाषा देता है ना, स्टेट्स की क्या देती है, परिभाषा देती है। आर्टिकल 13 जो है साथियों ये किसको बताता है पता है, ये बताता है सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि अगर, ये देखिए ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि अगर वैसा कानून जो सरकार के द्वारा बनाया गया हो, वैसा कानून जो क्या कर रहा हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो, किसका उल्लंघन कर रहा हो, मौलिक अधिकार का, तो वैसे कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार किसको मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को दिया है। क्लियर है? तो ये सब बातों को थोड़ा सा नोट करते चलिए। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि वैसा कानून जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है, वैसे कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार किसको देता है, आर्टिकल 13 देता है सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर है? और उसके बाद देखिए अब अगर हम 14 पे आएंगे साथियों, तो याद देखिए यहां पे क्या है ना, समानता का अधिकार दिया है, ठीक है। अब समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार, ठीक है। एक होता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, उसके नीचे आइएगा तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है? इसके बाद और बताऊं, इसके बाद आपका आता है अल्पसंख्यकों के जो संस्कृतियों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के संस्कृतियों का संरक्षण, है ना, अल्पसंख्यकों के संस्कृति के संरक्षण, संस्कृति या उनके लिपि हो गए तो ये सब का संरक्षण का बात करता है ना। अब देखिए इसका हम आर्टिकल अगर आपको बताऊं तो समानता का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाता है साथियों कहां, 14 से 18 के बीच, है ना, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच, है ना। इसके नीचे आइएगा तो स्वतंत्रता है, तो आप जानते हैं यहां पे 19 से लेके 22 तक दिया है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं जो 25 से लेके क्या देता है आपको, 28 तक का देता है, 28 तक का देता है। ये कितने का देता है, तो ये आपका 29 से 30 के बीच में देता है। ये ओवरऑल क्या है, मौलिक अधिकार है ना। अब देखिए इसमें जो है समानता के अधिकार क्या 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक है, 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अल्पसंख्यकों के संस्कृति की रक्षा का अधिकार कहां से कहां तक है, ये मौलिक अधिकार है उनका 29 और 30 में। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए इसमें जो विधि के समक्ष समानता की हमने बात, समानता का जो अधिकार का बात किया 14 से 18, अब वही चर्चा हम यहां करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 14 में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि विधि के समक्ष क्या है, विधि के समक्ष स्वतंत्रता या विधि के समक्ष समानता कहिए, है ना। ये बात हमने पहले से बता रखा है, विधि के समक्ष, है ना, यहाँ पे क्या है, समक्ष है, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, इसके बारे में हम लोग ने बात कर रखा है पहले, वो आर्टिकल 14 में देता है। ये कहां से लिया गया है, तो हमने ये भी कल बताया था कि ये ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 कहता है, इसको हम लोगों ने 7th क्लास में भी पढ़ रखा है, फिर से यहां पे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भारत में किसी भी नागरिक को क्या आर्टिकल 15 कहता है कि भारत में किसी भी नागरिक को, है ना, कह रहा भारत में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग आदि के, लिंग, उसके बाद भाषा भी ले सकते हैं, भाषा,
भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। क्या कहता है कि भारत के नागरिकों के साथ क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, भाषा और नस्ल के आधार पर इसके साथ या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। ये आर्टिकल 15 कहता है। तो चलिए इसी लगे हाथ आपको 16 भी समझा देते हैं। आर्टिकल 16 कहता है मेरे साथियों, आर्टिकल 16 कहता है, क्या कहता है, अवसर की समानता, है ना। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की, है ना। कि इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अवसरों की समानता का अर्थ हुआ कि किसी भी चीज में नौकरी हो गए या किसी भी या सरकारी कामों में सबके लिए अवसर क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए, है ना। और प्रतिष्ठा भी दोनों क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। हम लोग 17 और 18 की चर्चा आगे कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे आते हैं। तो आर्टिकल 15 आपको समझ में आ गया, मौलिक अधिकार भारतीयों को समान रूप से, सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध है। अब यहां पे हम दो चीज हम समझाने का कोशिश करेंगे। ये जो 12 से लेके 35 तक ये मौलिक अधिकार है साथियों, ये आर्टिकल 12 से लेके जो ये 35 तक है, क्या ये सभी भारत के नागरिक को प्राप्त है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल हां। लेकिन एक बात बताते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है, ये हम आपको यहां बता रहे हैं कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो विदेशियों को भी प्राप्त है। बोलिएगा सर कौन सा है? हम दोनों बात यहां पे आपके सामने रख दे रहे हैं, ठीक है। एक इसमें 12 से 35 के बीच में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, और लेकिन इसमें से कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो भारतीयों और विदेशी नागरिक यानी गैर भारतीयों दोनों के लिए आता है। देखिए कौन कौन हो गया। अगर हम बोले केवल भारतीयों, केवल भारतीयों के लिए, ठीक है। अगर हम बोले केवल भारतीयों के लिए, ठीक है। अगर हम सिर्फ केवल भारतीयों के लिए बात करें तो आपके सामने ये आर्टिकल रहा जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल कौन कौन सा हो गया? 15, 16, 19, 29, 30। ये ऐसे आर्टिकल है साथियों, ये केवल और केवल जो है किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन हम बोलेंगे कि विदेशी को प्राप्त है ना, विदेशी को। तो विदेशी को जो प्राप्त फंडामेंटल राइट है साथियों, इसमें कौन कौन है? 14 है, 15 16 तो उधर चला गया, 17 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23, 24, 25, मतलब 25 से 28 तक ले लीजिए ना, है ना। ये ऐसे है, ऐसे आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, ऐसे संविधान में प्रावधान है जो भारतीयों को भी प्राप्त है प्लस विदेशी को भी प्राप्त है। क्लियर? जैसे विधि के समक्ष समानता हो गया, अस्पृश्यता का अंत हो गया, उपाधियों का अंत हो गया, है ना, और अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण हो गया। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दिया जाएगा। उस समय जो सजा लागू होगा, कानून में जो चल रहा होगा वही सजा दिया जाएगा, है ना। ये देता है आपका क्या? आर्टिकल 20। 21 क्या कहता है, इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे आगे, ठीक है ना। ये क्या है आपका? आपका ये क्या है? जीवन जीने का अधिकार है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कह सकते हैं। 22 क्या है? गिरफ्तार के लिए निरोध संरक्षण है ना। तो
यहां हम आगे बात भी करेंगे इसके लिए। गिरफ्तार के लिए, इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसके लिए 3 कंडीशन है। आर्टिकल 22 देता है स्वतंत्रता। क्या कि अब देखिए ये ऐसे है जो दोनों को प्राप्त है, तो कह सकते हैं, पहला ये कह सकते हैं कि वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार के समय उसको कारण बताना पड़ेगा। ठीक, आने और जाने के समय को छोड़ के 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अपने मनपसंद वकील चुनने की स्वतंत्रता देती है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 22। क्लियर है? चलिए 23 पे भी यहीं पे समझा देते हैं। 23 क्या कहता है आपको पता है? 23 कहता है कि मानव जो ये मानव व्यापार कहिए ना, मानव व्यापार और जबरन किसी से काम करवाना, मतलब बलात् श्रम कहिए उसको, है ना। जैसे जबरन मानव व्यापार हो गया कि लड़कियों की तस्करी, है ना, और उसके बाद हो गया उसे वेश्यावृत्ति करवाना, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। या जबरन किसी से काम करवाना फोर्सफुली, है ना, कम पैसा देना है, फ्री में काम करवाना, तो जो आपका है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम वो कहां मिलता है? आर्टिकल 23 में। 24 की भी चर्चा हम यहीं पे कर लेते हैं। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चे को, है ना, 14 वर्ष से कम बच्चे को जब फोर्सफुली काम करवाया जाता है, ये क्या है? ये पूरी तरीके से आपका ये गैर कानूनी है ना, उसके लिए है ना। ठीक है। अब 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। अब आइए मेन मुद्दे पे आते, इतना बात हम एक बार में बोल दिए, है ना। चलिए यहां देखिए, तो हम कह सकते हैं सभी भारतीयों के लिए समान रूप से मौलिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन इसमें से कुछ जो सिर्फ भारतीयों को है और कुछ भारतीयों के साथ साथ किसको है? विदेशियों को है, जो हमने बता रखा आपको। चलिए अब आते हैं इधर अनुच्छेद 17। ये क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, या इसे हम दूसरा शब्द ये भी यूज करते हैं, छुआछूत निषेध। जो पहले साथियों क्या होता था बताते हैं आपको, जो ये मुख्य ये हाशियाकरण के लिए ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार था, क्या? छुआछूत, है ना। वास्तव में क्या होता था उस समय कि जो नीची जाति के लोग होते थे वो मतलब गांव के मतलब उच्ची जाति के सामने मतलब वो एरिया में जाके ना तो पानी भर सकते हैं, ना पैर में चप्पल पहन के चल सकते हैं, ना उसके रास्तों से ये चल भी सकते थे, क्योंकि ऐसे छुआछूत माना जाता था। और यही अछूत के कारण याद करिएगा, जो ये महाराष्ट्र के जो स्टेशन पे, मुंबई के स्टेशन पे, जो महाराष्ट्र के एक स्टेशन पे याद करिए हमने पढ़ाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो उन्हें जाति के कारण ही सिर्फ ना तो उससे उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ था, और साथ में जाने के लिए जब वो जाना चाह रहे थे, जो बैलगाड़ी वाले भी उनको तैयार नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? ये कारण आपको दिखा था, छुआछूत के कारण। और इन्हीं चीज को रखा गया आर्टिकल 17 में, है ना, कि क्या अस्पृश्यता का अंत हो गया है, अर्थात किसी व्यक्ति को छुआछूत की, अगर किसी के साथ छुआछूत दिखाता है तो उससे क्या होता है? उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है। और इसके मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो शरण लेने का जो कहानी हमने बताया, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। क्लियर? चलिए अब यहां बात कर रहा है मौलिक अधिकार में कि किसी के साथ यदि कोई व्यक्ति, समुदाय, सरकार द्वारा अगर बुरा बर्ताव करता है तो वो क्या करेगा बताइए, है ना। इससे क्या हुआ, है ना, अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा बुरा बर्ताव होगा, इसका मतलब इस व्यक्ति का क्या हुआ? मौलिक अधिकार का हनन हुआ। बोलिए क्या हुआ? मौलिक अधिकार का हनन हुआ। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ, है ना, मौलिक अधिकार का क्या? हनन। और मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो ये व्यक्ति कहां जाएंगे? दो जगह जाएंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरा कहां जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। यहां जाने का प्रावधान हमने बता रखा आर्टिकल 32 में है। यहां पहुंचने के लिए क्या है प्रावधान? आर्टिकल 226 में यह चीज दिया हुआ है
कि अगर भारत के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब बातें करता है साथियों कि मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने का कारण। तो इसका कारण हमने पहले से बता दिया था आप लोग को कि हाशियाई तबकों के साथ कितना संघर्ष हुआ था, है ना। जो ये हाशियाई तबके के लोग थे, हाशियाई तबके के जो लोग थे, इनके साथ बहुत ज्यादा ये संघर्ष को झेलना पड़ा था। ऊंच नीच की भावना और गरीबी अमीरी की भावना हो या पढ़े लिखे, मतलब हर तरह से, या छुआछूत की भावना हो, इस कारण जो ये हाशियाई तबकों के लोग थे इनको बहुत मतलब इस संघर्ष करना पड़ा था। इसी वजह से सरकार ने इस चीज को रोकने के लिए क्या किए, कानून बनाए और कानून में विशेष अधिकार इन लोग को दिया गया है ना। तो इसके पीछे कारण क्या था? हाशियाई तबकों के लोगों का क्या संघर्ष, जो यहां पे उच्च नीच के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, पढ़े लिखे और मूर्ख में जो चल रहा था, ये था मेन मुद्दा, है ना। अब आते हैं साथियों कि हाशियाई तबकों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई। हम लोग बात अब उस पे करेंगे, है ना। अब देखिए हाशियाई तबकों के लिए पहले क्या हुआ, किसके लिए खास तरह के कानून बनाए गए, है ना। अब ऐसे कानून का इसलिए बनाया गया है कि ताकि, अब इसमें देखिए कानून भी बनाए गए और सरकार क्या की है, ये नीतियां भी बनाई। ये किसका काम है? सरकार का काम था। इसलिए क्योंकि इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो, मतलब हर जगह झेलना पड़ता था। ये मुख्य धारा में लाने के लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो विशेष कानून लाना पड़ेगा, है ना। और जिसके कारण वो क्या होंगे, यहां तक पहुंचने की, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वो आगे आ पाएंगे, तब जुड़ पाएंगे। आप जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था। जो आप देखेंगे कि SC ST हो गए, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया, या OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, फिर EWS के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है। ये क्या है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है या मतलब उसको भी आप एक हाशियाई तबकों के लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी बुरा बर्ताव और भेदभाव होता है। इसीलिए तो सरकार ने ये आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके कारण ये लोग क्या हो सके कि ये केंद्र में आ सके, मतलब केंद्र बिंदु में आ सके। अब देखिए उसके साथ साथ इन लोग को शिक्षा संस्थान में भी क्या दिया गया, सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है ना। अब कहिएगा क्या कि सर ये सरकारी नौकरी में कहां पे आरक्षण दिया है? तो हमारा आर्टिकल 15 के 4 कहता है, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि हमारे आर्टिकल के जो है 15 का क्लॉज 4 जो है, ये कहता है कि सामाजिक, क्या, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, क्या, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है ना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है, उसको शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरी में क्या दिया जाए, आरक्षण की बातें किया गया था आर्टिकल 15 के 4 के तहत। इसे जो जोड़ा गया था मेरे साथियों, ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन। ये होता कब है? तो बता दूं आपको कि प्रथम संविधान संशोधन आपका 1951 में होता है और इसके तहत इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। क्लियर है यहां तक? चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, क्या हुआ कि हाशियाई तबकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक ये भी आधार जरूरी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के पीछे मेन रीजन ये था, जो जनजातीय लोग थे, है ना। हमने बता रखा है जो ये जनजातीय लोग होते हैं या फिर जो नीचे तबकों के लोग होते हैं, उसके लिए ये जरूरी था और ये केंद्र और राज्य का कर्तव्य था, है ना। ये केंद्र का और राज्य दोनों का कर्तव्य है ना।
दोनों का कर्तव्य है कि क्या करे, इसके सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन दे और इसे सामाजिक न्याय दे पाए। और इसके लिए बहुत अलग अलग टाइप की योजना भी लाया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, इन लोगों के लिए अलग अलग योजना भी लाया जाता है ताकि ये लोग मुख्यधारा से जुड़ पाए, यानी हास्याकरण से निपटा जाए। अब देखिए यहां पे हमने कुछ लिया है, एससी एसटी के लिए सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधान, है ना। देखिए क्या, अच्छा आर्टिकल 338 क्या कहता है ना। हमने यहां पे आर्टिकल 338 को चर्चा किया। ये किसके लिए है दोस्त? ये सबसे पहले ये हमारे संविधान में दिया गया है कि अगर कोई एससी एसटी है, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, एक आयोग का गठन किया गया है ना। इसके लिए एक आयोग बनाया गया है। आर्टिकल 338 के तहत इसके लिए क्या किया गया है, एक आयोग का गठन किया गया है ताकि ऐसे समाज के लोगों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव या भेदभाव को सामने लाया जाए, है ना। अब इसमें क्या होता है, इस आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों, इस आयोग के जो एससी एसटी कम्युनिटी जो आर्टिकल 338 में दिया हुआ है कि इनके लिए जो विशेष प्रावधान है और इनसे संबंधित जो भी तरह की त्रुटियां हो या उनके साथ हो रहे भेदभाव या बर्ताव का अगर जांच करने के लिए इनमें विशेष अधिकारी या अध्यक्ष को जो बनाया मतलब नियुक्त किया जाता है, और उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम कहेंगे इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, इनका आयोग के अध्यक्ष को या सदस्य को नियुक्त किया जाता है। तो इसके लिए एससी एसटी कमीशन बना है जो कहां पर है, आर्टिकल 338 में ये प्रावधान है। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए कि आर्टिकल जो ये 330 है, ये लोकसभा में, अर्थात हम एक लाइन में ऐसे भी कह सकते हैं, संसद में आरक्षण, संसद में सीटों के लिए आरक्षण की बात करता है। ठीक है, संसद में सीटों के लिए जो आरक्षण की बातें करती है वो आर्टिकल 330 करती है। और 332 जो है साथियों, ये करता है किसके लिए, विधानसभा में, है ना। यानी कि यहां पे एमपी के लिए, है ना, एमपी के लिए जो सीटों का जो आरक्षण है, एमपी के चुनाव में जो सीटों का आरक्षण है वो आर्टिकल 330 में दिया गया है। किसके लिए, हाशियाकरण के समुदायों के लिए, अर्थात एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात किया जाए तो इसमें जो सीटों का आरक्षण है वो कहां दिया हुआ है, एमपी के आर्टिकल 330 में। 332 में कहां है, ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधायक का जो चुनाव होता है, एमएलए का जो चुनाव होता है उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है उसमें विधानसभा में सीटों का जो आरक्षण है वो किधर देता है, आर्टिकल 332 के तहत देता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब साथियों आता है 15(4). हमने अभी जस्ट इसके बारे में बताया था कि ये कब प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 1951 में। कह रहा पिछड़े वर्गों के लिए विकास को बढ़ावा, है ना, पिछड़े वर्गों के लिए विकास में जो बढ़ावा दिया गया था, किसमें, कैसे पिछड़े वर्ग, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है ना, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, है ना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ये व्यवस्था किया गया है एजुकेशन में, है ना। अब आते हैं साथियों आर्टिकल 46 पे। 46 क्या कहता है, एक्चुअल में ये डीपीएसपी का पार्ट है। किसका पार्ट है, डीपीएसपी का, है ना।
मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है ना। यहां देखिए आर्टिकल 46 क्या कहता है, कह रहा है यह शिक्षा और समाज के लिए निचले वर्गों के आर्थिक हित को बढ़ावा देता है। अर्थात राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग है, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके आर्थिक हित यानी कि आर्थिक मदद को बढ़ावा देने के लिए जो बात करती है वो कहां करती है, आर्टिकल 46 में करती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण हमने परिभाषा लेके आया है कि दृढ़ निश्चय की बात किया है ना। अब देखिए दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए, दृढ़ निश्चय क्या कहता है बताइए। देखिए एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम देख रहे थे कि आप लोग इस पे क्या जवाब आता है आप लोग का। देखिए एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं दृढ़ निश्चय कि मतलब वैसे समुदाय वो स्वयं को बढ़ावा देने के लिए एक संकल्प ले और उसी को हम क्या बोलेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेना, है ना। फिर आता है साथियों क्या कि मुकाबला। मुकाबला का अर्थ क्या हो गया सोचिए, मुकाबला का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा कि किसी एक समुदाय या एक व्यक्ति के चर्चाओं पर दूसरे समुदाय या दूसरे व्यक्ति द्वारा उनके जो विचार है, दोनों के विचारों के बीच जो होने वाले टकराव है उसी को हम क्या बोलेंगे, मुकाबला बोलेंगे, है ना। विचारों का टकराव हम कह सकते हैं। ये बस अर्थ समझाने के लिए है, प्रॉपर आपका पीछे तक ही था मेन मुद्दा, ठीक है। चलिए अच्छा बहिष्करण का मतलब क्या हो गया, जैसे इस चैप्टर में हम लोग इसका यूज करेंगे। बहिष्करण का मतलब क्या हो गया कि एक वैसे समुदाय या वैसे समूह को समाज क्या किया है, उसको मुख्य धारा से अलग कर दिया, मतलब उसको बहिष्कार कर दिया है। वही क्या कहलाता है आपका, बहिष्करण कहलाता है ना। अब देखिए अगला है क्या कि बेदखल। बेदखल करना क्या हुआ, बेदखल क्या करना हुआ कि जैसे उस समय क्या होता था कि अगर लोग क्या करते थे, किसी कारण बस या किसी भी समस्या के कारण अगर दूसरे धर्म में चले जाते थे या दूसरे संप्रदाय को अपना लेते थे, उसके कारण उसके जो पेरेंट्स होते थे उसे क्या करते थे, बेदखल करते थे। इसका मतलब हम एक लाइन में कह सकते हैं कि उसके भूमि और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर देना, है ना। अगर हम ये बोले कि संपत्ति और भूमि के अधिकार को क्या कर देना, समाप्त कर देना, यही क्या कहलाएगा, बहिष्कार का, बेदखल कहलाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आते हैं नैतिक रूप से निंदनीय। नैतिक रूप से निंदनीय क्या हो गया, जो हमारे समाज में ना, जो हमारे समाज द्वारा स्वीकार किया गया जो पुरानी वो धारणाएं हैं, है ना, वो सभी कानूनों से जिससे हम लोग क्या करते, उसके खिलाफ जाते, कानूनों के खिलाफ उसको यूज करते, जैसे छुआछूत, है ना, ऊंच नीच की भेदभाव, धर्म, लिंग, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव, ये सब क्या है साथियों, ये पुरानी चीजें हैं। लेकिन ये हमारे संविधान में इस चीज को क्या दिया है कि इसके आधार पर हम भेदभाव निषेध है। लेकिन अगर हम उस अवधारणा को फिर से अगर उस चीज को करते हैं तो वही क्या है, नैतिक रूप से निंदनीय है। अच्छा नीति का मतलब क्या हो गया कि सरकार द्वारा बनाया गया कानून, है ना, या जहां पे सरकार के द्वारा बनाए गए कार्यों का उल्लेख है, वही क्या कहलाता है, नीति कहलाता है ना, यही कहलाता है नीति। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बातें। अब होता है मेरा यहां से द एंड, मेरा नहीं मतलब स्लाइड का, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे में, आते हैं बुक्स पे। चलिए अब शुरुआत किया जाए, यहां से देखते हैं क्या है, हाशियाकरण से निपटना, है ना, मेन मुद्दा यही है और इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बोला क्या है, ओवरऑल थोड़ा सा कहानी समझा देते। कह रहा हमने पिछले अध्याय में दो अलग अलग समूहों के बारे में क्या किया, पढ़ा है। थोड़ा पेन अब पतला कर लिया जाए क्योंकि पतला पेन का जरूरत पड़ेगा। अलग अलग समूहों में असमानता और भेदभाव के अनुभव के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है।
कह रहा ये भले कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का क्या किया है, विरोध किया है। याद करिए हमने आपको बताया था कि जैसे जनजातियों का अलग अलग 500 से ज्यादा समूह था, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, डटकर सामना किया था। लेकिन मजबूरी यही था कि ये लोग में अगर एकता होती तो उसमें ब्रिटिश को खदेड़ देता, लेकिन मजबूरियां ये थी कि उन लोगों के बीच में एकता नहीं थी। कह रहा है कि सभी ने अपनी आवाज उठाई है और संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का क्या किया, प्रयास किया। कह रहा धार्मिक सांत्वना और सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार और शिक्षा और आर्थिक बेहतरी और अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हसियाई समुदाय रहते हैं, है ना। ओवरऑल की कहानी ये है। अब हम लोग इस अध्याय में ये चीज को समझने का कोशिश करेंगे क्या, कि विभिन्न समूह और व्यक्तियों की असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, है ना। तर आजादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और उनके दलीलें जारी है। हालांकि इनका स्वरूप अब क्या हो चुका है, बदल गया है, पहले से बदल गया। आज हमारे देश में आदिवासी, दलित, मुसलमान और औरतें एवं अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। कह रहा है उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लिया है। हम लोगों ने संविधान में देखा कि किस तरह से मौलिक अधिकार में सभी लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है ना। अब इस अध्याय में हम लोग हाशियाई समुदाय के अपने संघर्षों के दौरान संविधान के सहारा किस तरह से ये लोग लिए हैं, इस मुद्दे पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। आइए अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन बातें यहां से करते हैं। या देखिए आ गया आपके सामने मौलिक अधिकार का उपयोग, जिसके बारे में हमने बता रखा है। कहां से कहां है आपका, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। क्लियर ना। चलिए कह रहा जैसा कि पुस्तक में पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए क्या किया गया है साथियों, परिभाषित किया गया है। कह रहा यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए क्या किया, मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे और कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से सरकार मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। किसको, सरकार को, है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए साथियों, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 17 हम लोगों ने बात कर रखा था इसके बारे में। कह रहा है कि अनुसार 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या हो चुका है, उन्मूलन किया जा चुका है। मतलब ये खत्म किया जा चुका है ना। कह रहा इसका मतलब यह है कि अब कोई व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से क्या कर सकता है, नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत क्या है, गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को क्या करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। लिहाजा अब अस्पृश्यता एक क्या रह गया है, दंडनीय अपराध रह गया है कि अगर किसी के साथ आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसे क्या हो सकता है, दंडनीय अपराध दिया, मतलब उसे दंड दिया जा सकता है। मतलब एक अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया है। दलित शब्द के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर रखा था, जो ये दलित समाज खुद ने ये नाम दिया था, क्या, दबा और कुचला।
कह रहा दलितों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव के कारण रेखांकित करने के लिए ये शब्द को चुना, है ना। करा संविधान में दूसरे भी ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के खिलाफ, उदाहरण के लिए खिलाफ है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, करा संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक को, है ना, किसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। इसके बारे में हम लोग ने बता रखा है कि आपको कक्षा 7 में जो हम लोग पढ़े थे, क्या समानता पर केंद्रित अध्याय में पढ़े थे वहां पे, है ना। कह रहा है समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं, है ना। और इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ बर्ताव नहीं कर रहा है, सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। और उन्हें बार बार भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत के संविधान का पालन करे और उन्हें क्या करे, न्याय प्रदान करे। इसके लिए हमने बता रखा है आर्टिकल 32 के तहत कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 के तहत कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, अपने मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के सहारा लिया और उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता, है ना, पर जोर दिया है। जहां तक उन्हें संस्कृति और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान, पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति और सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। करा इस तरह विभिन्न प्रकार के संस्कृति और अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान के ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय देने का क्या किया है, प्रयास किया है। जो हमने 25 से 28 और 29-30 में बात किया, 29-30 किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। करा इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही नष्ट हो। इसीलिए इनके लिए आर्टिकल 29 और 30 में व्यवस्था किया गया है। इनके मतलब इनके धर्म से मतलब धर्म को बढ़ावा प्रचार करने के लिए अपने धर्म का 29 में दिया है, अल्पसंख्यकों के धर्म के लिए, है ना। उसके बाद लिपि संस्कृति के बचाव के लिए फिर यहां बात करता है कि अपने धर्म से संबंधित या अपने लिपि और संस्कृति से संबंधित स्कूल चलाने के लिए, जैसे मदरसा हो गया, फिर जैसे ये जो सेंट जोसेफ करके या सेंट करके जो स्कूल चलता है ईसाई मिशनरियों का, ये क्या है, आर्टिकल 30 का सहारा लेके ये लोग चला रहा है ना। ये इनका मौलिक अधिकार है। देखिए एक कविता है आपके सामने, देखते हैं ये किसके लिए है। एक जाने माने, ये 14वीं शताब्दी में ये लिखा गया था और एक जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी, किसका नाम क्या था, सोयराबाई, है ना, महार जाति की थी, है ना, जिसके कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर भी इसी धर्म के थे, है ना, इसी धर्म के थे। करा काया है दूषित कहना है उनका और केवल आत्मा है बेदाग, लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही है अनुष्ठान और वह कौन सा होती है जिसमें शुद्ध काया। ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से, यही ईश्वर की महिमा। ये कहना चाह रही है कि ऐसा कहां है, किसकी मतलब कौन आपको लगता है कि ऐसा कि जिनकी काया दूषित है, ऐसा कोई है नहीं इस धरती पे कि जो मां के कोख से पैदा हुआ हो और वो खून से सनी हुई न उनका कोख ना हो। यही तो ईश्वर की महिमा है। करा इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इनमें इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। इसका मतलब हुआ कि इसलिए मतलब भीतर से दूषण है और दूसरों मतलब ऐसा नहीं है
कि हमारे में अंदर से कोई वैसा, हमारा आत्मा तो शुद्ध है, हम तो बेहतर हैं, आपको अंदर मतलब क्यों लगता है कि हम इस तरह के हैं, है ना। तो ये लिखती है महार जाति की एक होती है महिलाएं, है ना, इस कहानी को लिखती। कह रहा है इस कविता में उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होते हैं, इसलिए कोई भी, देखिए यहां पे लिखा है क्या, एक ही ढंग से पैदा होती है, इसमें कोई भी चीज नहीं होती है जो देह को ज्यादा और दूसरे के देह से कम शुद्ध बना सकती है। संभवतः हम यह भी कहना चाहती है कि जाति व्यवस्था में लोग विभिन्न स्थानों और कार्यों और ज्ञान प्रतिष्ठा के से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप पैदा नहीं होता, बल्कि हमारे देश के भीतर से हमारे अपने विचारों और हम अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता। चलिए एक बात बता दूं साथियों, ये छुआछूत की जो भावनाएं है ना, बस कहने को है। याद करिए कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां अगर आप किसी के परिवार से, भगवान ना करो ऐसा हो, लेकिन जब भी जाते हैं अगर खून की आवश्यकता पड़ती है, वो जात धर्म में बांटने वाले, ऊंच नीचे में बांटने वाले से एक बात पूछिएगा कि क्या जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो क्या आप कहते हैं वहां पे कि हमको इसी जाति का ब्लड चाहिए? क्या आप कहते हैं कि हमें इसी धर्म का ब्लड चाहिए? क्या ऐसा होता है? और आपको लगता होगा साथियों कि जो ब्लड हम लोग डोनेट किया और वही ब्लड हमारे कोई पेरेंट्स भर्ती है उसको मिलता है, ये गलत फहमी है। जो ब्लड आपने डोनेट किया ना, उस ब्लड को प्यूरिफाई करने में ना अच्छे 24 से 48 घंटे का समय लगता है ना, इतना आसान नहीं है। वो आपका ब्लड जमा ले लेता है और उसके बदले में आपको दूसरा ब्लड दे देता है। क्या वहां पे आपने वो लिख के लिया था कि अपनी ही जाति का ब्लड चाहिए? तो नहीं, तो फिर यहां जाति भेदभाव क्यों होता है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है क्या कि इस हाशियाई तबकों के लिए कानून, कह रहा है कि जैसा कि आपने पढ़ा था कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए क्या करता, कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई। बहुत से नीतियां और योजनाएं किसी समिति के सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित है। कितने ऐसे योजना तब बनते हैं जब इस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष हो जाता है, बहुत ज्यादा भिड़ंत हो जाता है तो पक्ष और विपक्ष में, तब एक कमेटी का गठन होता है और कमेटी जब वो मतलब सर्वेक्षण करने के बाद जब वो सौंपती है अपना पत्र, तब जाके इस पे क्या होता है, सरकार कदम उठाती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों के लिए सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। चलिए अब कह रहा है कि सामाजिक न्याय को, संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। जैसे याद करिएगा कि जो ये 5वीं अनुसूची है, ये 5वीं अनुसूची साथियों उसके लिए है जो जनजातीय लोग जो ये राज्य में क्या करता है उसे विशेष प्रावधान देता है। जो अन्य राज्य है जैसे नॉर्थ ईस्ट का छोड़िए, जैसे एक है छठी अनुसूची, देखिए एक है आपका छठी अनुसूची, एक है आपका छठी अनुसूची, ठीक है, एक है 5वीं अनुसूची, ठीक, एक छठी अनुसूची है और दूसरा 5वीं अनुसूची है। अबे यार, छठी अनुसूची है किसके लिए, ये असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और मिजोरम है। मिजोरम है, वहां के जनजातियों के लिए एक विशेष प्रावधान है ना, उनके जनजातियों के विशेष रक्षा के लिए विशेष प्रावधान यहां पे किया गया है। क्लियर है। जबकि अगर हम बात करें साथियों 5वीं अनुसूची की, तो ये अन्य राज्यों में जो जनजाति है
उनके लिए विशेष प्रावधान की बातें करती है। तो वही बात यहां पे बताने के लिए कोशिश किया है क्या कि देखिए यहां पे कि जनजातीय आबादी वाले भारी दलित आबादी के इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू होती है और विशेष प्रावधान इनके लिए करा। उदाहरण के लिए कई आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दर पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्राप्त कर सके या हासिल कर सके। और जो मुमकिन है इनके बाद कई इलाकों में यह उपबंध नहीं हो, कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को क्या कर सके, खत्म कर सके, है ना। आप देखिए कह रहा है इसके लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था की इसी तरह का एक क्या है, महत्वपूर्ण कानून या नीति है ना। हमने 15(4) का चर्चा किया है ना, और हमने अनुसूची का 5 का चर्चा किया, अनुसूची 6 का चर्चा किया। यह आरक्षण ही तो देता है विशेष उसके लिए। कह रहा है यह महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थान और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण कानून के एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों और को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा है ना, वहां लोकतांत्रिक समाज सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए क्या करने होते हैं, ठोस कदम उठाने होते हैं, है ना। आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों यानी कि दलितों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी एवं अति पिछड़ी जातियों को अपनी अपनी सूचियां है। इस तरह के एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला के लिए लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं उन्हें क्या होता है, जाति और जनजाति प्रमाण पत्र देखे होंगे कि क्या होता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है आपका, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो इसी के लिए बनाया जाता है कि इस आधार पे नौकरियों में क्या मिल सके, आरक्षण मिल सके। तो वही कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्र, जनजाति या जाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति के सबूत देना होता है कि वास्तव में आप इस जाति से हैं या इस जनजाति के हैं। अगर कोई खास दलित या जाति जनजाति सरकारी सूची में है तो वह उस जाति के और जनजाति के उम्मीदवार का आरक्षण का क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। देखे होंगे जब आप कास्ट सर्टिफिकेट का जब अप्लाई करिएगा तो उसमें आपको आएगा, चाहे बिहार मतलब भारत सरकार का करिए, राज्य सरकार का करिए, तो उसमें लिस्ट में देखिएगा नाम आएगा इतने नंबर पे, जाति नंबर इतना, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये राज्य सूची और भारत सरकार के सूची में क्या है, ये सम्मिलित है। कह रहा है कि कॉलेजों खास तौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिला के लिए सरकार ने क्या किया, कट ऑफ या न्यूनतम अंक की सीमा क्या की है, तय की है ना। इसका मतलब यह है कि इन संस्थानों में सभी दलित या आदिवासी उम्मीदवार को दाखिला नहीं पा सकते हैं। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज्यादा प्राप्त किए हैं। अभी आप देखिएगा कोई भी एग्जाम होता है उसका जो कट ऑफ लिस्ट आता है तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर में यूआर होता है ना, सबसे ऊपर में यूआर का कट ऑफ होता है, उसके नीचे आपको ईडब्ल्यूएस का दिखेगा, उसके नीचे आपको ओबीसी का दिखेगा, उसके नीचे एससी का दिखेगा और उसके नीचे एसटी का। तो ये सरकार क्या करती है, सबकी एक न्यूनतम पासिंग मतलब एक सीमा तय कर रखी है कि अगर इतना लाते हैं तो आप इस कैटेगरी के हैं। तो अगर मान लीजिए इसका फिक्स कर दिया कि आपको 100 में 95 लाना है तो आप 94 आइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस में अगर कर दिया 100 में कि 85 लाना है तो आपको अगर 84 आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आप न्यूनतम कट ऑफ को पार नहीं कर पाए, है ना। ओबीसी में अगर कर दिया 86 लाना है 100 में 85 आ जाएगा, नहीं होगा,
है ना। तो सबकी एक सीमा फिक्स की जाती है ना, वो न्यूनतम अंक सीमा होती है, जिससे ज्यादा ना आया तो इसे क्या मिलता है, उसे हम कह सकते हैं कि वो पास नहीं कर रहा। सरकार इन विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा में राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में आप ये अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसीलिए हम लोग आपको यहाँ पे आर्टिकल जो है 338A के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये पिछड़ी जाति के लिए आर्टिकल 338 है। हम यहां सिर्फ आर्टिकल 338 बताए थे, क्योंकि आर्टिकल 338 जो है वो किसके लिए है आपके, तो ये SC ST के लिए है। क्लियर। ये कुछ योजनाएं हैं और ये विद्यार्थियों से जुड़ी है। तो चलिए मेन मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं। करा दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, करा हाशियाई समुदाय के भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में पानी नहीं लाया। तो कई कानून भी बनाए गए। आइए अब यहां एक सच्ची घटना पर आधारित हम लोग एक स्टडी को पढ़कर जाने कि अपनी रक्षा के लिए दलित और इन कानूनों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। क्या कि जकमालपुर गांव, है ना, जकमालपुर गांव के एक लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में जुटे हैं। यहां हर 5 साल के में एक बार स्थानीय देवता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये 5 दिन तक ये उत्सव चलता है। इस उत्सव के आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं और इस कार्यक्रम के शुरुआत में दलित समुदाय की एक व्यक्ति सारे पुजारियों का क्या करता है, पैर धोता है। और ये जो और धोवन से ये क्या करते, इस पानी से नहाते हैं। सोचिए, कह रहा है कि जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं, है ना। रत्नम पहले से उसके पिता और दादा यह काम करते रहे हैं, है ना, और उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया है ना। लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता है ना। कह रहा इस बार रत्नम की बारी थी, है ना। रत्नम 20 साल का था और पास के ही एक कॉलेज में वो इंजीनियरिंग की क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। उसने रस्म निभाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। सोचिए कितना बड़ा ये मुद्दा यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, सोच के देखिए, है ना। क्योंकि लड़का पढ़ा लिखा था, उसको पता था यार हमें, इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको अपने अधिकार दिखाएगा और आपको हर जगह पे आपको काम आने का चीज है। चाहे कि आप किसी ऑफिसर्स के सामने जाते हैं या पुलिस से आपका सामना सामनी होता है या फिर कहीं राजनीतिक मुद्दों पे बातें होती है, ये सब में काम आने वाला चीज है आपका पॉलिटी। अब देखिए लड़का क्या कहता है, उसने कहा कि वह संस्कार में विश्वास नहीं करता। उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। रत्नम इसे इनकार से न केवल गांव के ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के करीब परिवार भी क्या हो गए, खपा हो गए। एक देखिए क्या है कि जो परंपरा चलते आ रहा है उसको निभाने के लिए लोग इसको तबाह कर रहा था, लेकिन मजबूरियां ये थी कि ये लोग इसको क्या कर रहे थे, ये निभाने से मना कर रहे थे। करा ऊंची जाति के लोगों को यह देखकर हैरानी भी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। सोच के देखिए, उसको ऐसा फील होता है कि एक कच्ची उम्र का लड़का, 20 साल का लड़का हमारे हुक्म को मानने से कैसे इनकार कर सकता है। ठीक है, कह रहा उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे क्या किया है, बिगाड़ दिया है। सोचिए, मतलब ये लगता था वहां के लोगों को, है ना, वहां के ऊंची जातियों के लोग को लगता था ये पढ़ाई लिखाई ने इनको बिगाड़ दिया रत्नम को। सोचिए, है ना। कह रहा और खुद को उनके बराबर मानने लगा, है ना। कह रहा रत्नम की जाति के लोग ऊंची जाति वालों के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उन्होंने बहुत सारे सवर्णों
के खेत और खलिहानों में दिहाड़ी पे क्या करते थे, मजदूर थे, है ना। जो रत्नम के जाति के लोग थे वो सवर्ण, सवर्ण मतलब ऊंची जाति, ऊंची जाति के यहाँ या क्या करते थे, काम किया करते थे। अब मजबूरियां थी, इनको लगता था यार ऐसा अगर ये लड़का कर रहा है, हो सके कि आने वाले टाइम में खेत खलिहान में काम करने से हमको मना कर देगा, अगर मना कर देगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, है ना। करा अगर प्रभुत्वशाली जाति उन्हें काम देना बंद कर दे तो वो क्या खाएंगे, है ना, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का क्या लगेगा। देखिए यहाँ पे अभिशाप। आपको बता दूं कि ये धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जिनको सामने रखकर आदमियों को क्या करता है, इमोशनल कर लेता। जो पीकेएम देखे होंगे, चिपका लेता था वो, है ना, बोलता था अब मार के दिखाओ, है ना। तो ये इन्होंने कह दिया कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो ये इन्हें क्या लगेगा, अभिशाप लगेगा। लेकिन करा रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया था। देखिए अब समस्या ये था, इसको लगता था कि यार हमको अभिशाप क्यों लगेगा, आज तक तो किसी ने हमको मंदिर जाने ही नहीं दिया। यही कहता है अगर न्याय भगवान कर देता तो न्यायालय नहीं होता, अगर विद्या तुम्हें सरस्वती देती तो विद्यालय और कोचिंग ना होता, है ना। यही कहानी है। वरना देखिए देवता मानना चाहिए, ये पॉजिटिव चीज है, हम भी मानते हैं, आप भी मानिए, लेकिन हाँ उनमें इतने ज्यादा नहीं खोना चाहिए, है ना। अपने कर्तव्य को करते रहिए। भगवान ये ना कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे लग जाओ, है ना। फिर आपको क्या समझेंगे पता है, आपको समझेंगे काम चोर, है ना। चलिए कह रहा है कि ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठान ली कि अब तो इसको दिखा ही देंगे। उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि रत्नम और उसके परिवार को क्या कर दे, बहिष्कार कर दे। क्योंकि देखिए अब उसके जाति के अंदर घुस के अब ये कर रहा है। क्योंकि अब देखिए कह रहा सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। और रात को अचानक कुछ लोगों ने रत्नम की झोपड़ी में क्या की, आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम था कितना 1989 का, इसके तहत क्या किया, स्थानीय थानों में मामला दर्ज कराया। कर बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे, उनको लगता था कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत कैसा हो जाएगा, रत्नम जैसा हो जाएगा। करा स्थानीय मीडिया ने भी इस घटना पर काफी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकार ने गांव का दौरा किया और रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध का प्रतीक के रूप में क्या किया, पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव में ऊंची जातियों ने क्या किया था, उनका बहिष्कार कर दिया था, है ना। ये आज भी साथियों कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये ऊंच नीच के कारण बहुत जगह ये सांप्रदायिक दंगा भी हो जाता है ना। अब क्या है, करा अनुसूचित जाति जनजाति जो अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम है, करा रत्नम अपने गांव में ऊंची जातियों के द्वारा किए गए भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, है ना। उस समय सरकार पर अपनी इस बात के लिए भारी दबाव पड़ा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर क्या कर सके, रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यो तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय तक चला आ रहा था, है ना, बहुत पहले से चलते आ रहा था। लेकिन 70 के दशक में आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी थी। इस दौरान दक्षिण भारत में कई हिस्से के में अपने हकों के दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और अपने हकों के क्या किए, अपने हक के लिए वो पुरजोर आवाज उठाए वे तथा कथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने के को तैयार नहीं थे और वो समानता के अधिकार चाहते थे, है ना। करा रत्नम की तरह उन्होंने भी दलित का क्या किया, अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से क्या कर दिया,
इनकार कर दिया और इस वजह से ऊंची जातियों के लोग के साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए कि दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए जो छुआछूत अभी भी जारी है ना, उन्होंने इस बात को के दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की क्या बनाई, सूची बनाई जाए और इस अपराध के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाए। ये बात सरकारों ने उठाई है ना। देखिए अब कह रहा है इसी प्रकार से आगे देखिए, कह रहा है कि इसी प्रकार 1970 और 80 के दशकों में आदिवासी ने भी खुद को बड़े पैमाने पर क्या कर लिया, संगठित कर लिया और उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज उठाई बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। इन आदिवासियों ने को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का क्या झेलना पड़ा, गुस्सा झेलना पड़ा और इनके साथ भी जमकर क्या हुई साथियों, हिंसा हुई, हिंसा। कह रहा यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक लंबी सूची दी गई उनको, सरकार को। कह रहा इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक है कि उनके बारे में हम सोच कर ही दिल दहल जाता है। सोचिए हुआ होगा, क्योंकि आपने देखा कि इस तरह से रत्नम को घर जला दिया गया। मैं भी सोच के देखिए कि अगर वो सोया रहता, ना निकल पाता तो जिंदा मर जाता था। ऐसा बहुत सारा घटनाएं होती है जिसमें लोग को जिंदा जला दिया जाता है घर में बंद करके, है ना। कह रहा इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं और इस प्रकार के इस तरह के कानून के हमारे सोचने के, काम करने के तरीके को भी क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर देते और दोषियों को सजा भी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला क्या है, शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से क्या निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के कोई अखाद्य और गंदा पदार्थ पीने और खाने के लिए विवश करता हो। कभी कभी आप देखते होंगे उसके गंदे चीजों को दिया जाता है कि मतलब कोई अपराध के कारण उसे इसको, है ना, विवश किया जाता है वैसे व्यक्ति को। करा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते और उनको नंगा घुमाते और चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते और कोई भी ऐसा कृत्य करते हुए मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, है ना। ये पहला दिखा। दूसरा कह रहा है इसमें ऐसे कृत्यों की सूची है भी है जिसके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से क्या रखा है, वंचित कर रखा है ना, या उसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। इसके फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई कोई स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है तो अपने नाम पर स्थानांतरण करवा लेता है तो उसे क्या दी जाएगी साथियों, सजा दी जाएगी। ये किसके लिए है, जनजातीय अत्याचार निवारण के लिए सरकार इस पे कदम उठाई है। कह रहा एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और एक खास तरह के अपराध है ना, जो उनके महिलाओं के साथ होता है ना। कह रहा है इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। आप देखिए आगे क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी महिला के अपमानित करने के लिए उस पर हमला करने या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करते हैं तो इसके लिए भी क्या किया गया है, कानून ने उचित कार्रवाई का प्रावधान किया है ना। अब चलिए थोड़ा सा इस कहानी को देखते हैं, ये क्या है। कह रहा पंडित दे कहूं मन में जानी, कहूं धो छूती कहां से उपजी, है ना, तब ही छूती तुम मानी। कह रहा एक ही पाठ सकल बैठाए, छूती लेत धो काकी, छूते ही
जीवन छूत ही अवचन, है ना, अचवन छूत ही जग उपजाया, कहे कबीर ते छूत ही विरजित जाकई संग न माया। इस संदर्भ में देखिए क्या करा, कबीर ने बताया है कि प्राणी की 3 स्थितियां होती है, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी क्या है, समान है। सबका जन्म होता है ना, सबका अपना एक लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद ये क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता है। करा और तीनों के मूल में गंदगी है और छुआछूत और भेदभाव है। ये कैसा है, क्योंकि जब सब कुछ में आदमी समान है तो ये छुआछूत, गंदगी, ये भेदभाव कैसा। कबीर कहते हैं कि पंडित मन में भली प्रकार की विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहां से उत्पन्न हो गई है। तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक भावना बना ली है। कह रहा प्रभु ने, देखिए कह रहा प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है, फिर तुम किसको छूत कहोगे, किसे अछूत। अन्न जल किसका, जिसका भोजन पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है, इसी छूत से सभी उत्पन्न हुए और फिर उनसे कौन बचा है। अतः छूत का भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है। देखिए इनका भी कहना सही है साथियों, कि अगर खेत में काम करना हो, धान की कटाई करना हो, तो उस समय तो वही लोग करते हैं ना, तो क्या धान में छुआछूत क्यों नहीं होता है, और शरीर में क्या, उसके शरीर में क्या छुआछूत है। ये बात को ये रखते हैं यहां पे। हाथ से मैला उठाने का कलंक इनको, है ना, हाथ से मैला उठाती है, सफाई करती हुई मजदूर दिख रही होगी। कह रहा है कि बहुत सारे झाड़ू, टीन और टोकरियों के सारे पशु और इंसानों के मलमूत्र को क्या करते हैं, ठिकाने लगाते हैं, बिना पानी के शौचालयों से गंदगी उठाकर दूर स्थानों पर फेंक आते हैं। हाथ से मैला उठाने पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते हैं, है ना। कह रहे यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश के एक सक्रिय सफाई कर्मचारी ने आंदोलन के अनुसार ये पूरे देश के दलित समुदाय को 1 लाख लोग को यह काम कर रहे हैं, ये बात रखा गया। और कह रहा सिर पर मैला ढोने और वालों के बीच के काम वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की क्या करती है, सफाई करती है। सोचिए, है ना। कह रहा सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों को काम करते हैं, है ना। इस काम को के कारण उनके स्वास्थ्य में गंभीर खतरा बना रहता है। वे लोग क्या होते हैं, लगातार संक्रमण के खतरे रहते हैं, जिससे उनकी आंखें, त्वचा और श्वसन तंत्र और पाचन पर भी क्या हो सकता है, असर पड़ सकता है। कह रहा इस काम के लिए उन्होंने मामूली वेतन, सही बात है, देखिएगा नगर निगम में जो काम करने वाली महिलाएं और जो पुरुष होते हैं उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है, ठीक है। नगर पालिकाओं में काम करने वाले को रोजाना कितने रुपया मिलता है, 200 रुपये मिलते, जबकि निजी घरों में काम करने वाले को इससे भी कम पैसा मिलता है। जैसा कि हम लोग ने इस पुस्तक में पढ़े हैं कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता प्रथा को खत्म किया जा चुका है, लेकिन फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह क्या माना जाता, छूत माना जाता है ना। कह रहा गुजरात के भंगी और आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कर लयार इसी श्रेणी में आते हैं। ये जाति का एक समूह है। कह रहा आमतौर पर, है ना, कह रहा आमतौर पर इसके उन्हें सार्वजनिक जीवनों में और सार्वजनिक जीवन के सुविधाओं आदि के पास फटकने नहीं दिया जाता है। फिर गंदा कर रहा चप्पल लेके। कह रहा 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स यानी प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पारित किया, और यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम और सूखे शौचालयों के निर्माण पर क्या करता है, पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी ने आंदोलन किया और 13 अन्य संगठनों के व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी, और याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने का प्रथा न केवल आज चल रही है बल्कि रेलवे और सरकारी उपक्रमों में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। याचिकाकर्ता ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया, और इसी जवाब ने
न्यायालय से यह निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून बाद में देश भर में सिर पर मैला ढोने वाले की संख्याओं में क्या हुआ, इजाफा हुआ, और न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को यह आदेश दिया कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाए, और अगर किसी के सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो इससे संबंधित विभागों की लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए, है ना। कह रहा हाथ से मैला ढोने वाले उठाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके नियोजन और प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू होता है, 6 दिसंबर 2013 को लागू होता है ना। चलिए यहां आता है आदिवासियों की मांग। करा 1989 के अधिनियम में एक वजह से महत्वपूर्ण है कि आदिवासी कार्यकर्ता ने अपनी परंपरागत जमीन और अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हुए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़े थे, क्या कि अपनी जमीन को छोड़ने के लिए उन्हें जबरन विस्थापन करने के लिए आदिवासियों को क्या भारी परेशानी हुआ था, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है उन्हें इस कानून के तहत क्या दी जानी चाहिए, सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दलित यह कानून भी जनजातीय समुदाय के केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों के जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वह संवैधानिक गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें क्या किया जाएगा, उनकी जमीन वापस दिलाई जानी चाहिए या वापस मिलनी चाहिए, है ना। कर आदिवासी कार्यकर्ता कौन है, सीके जानू नाम का एक व्यक्ति थे। उनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यही सरकारें जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों को उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों में आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके कभी भी लोगों को वहां से क्या कर देती है, बेदखल कर देती है। सुश्री जानू का यह कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमने कल पढ़ाया था कि इनका जो है वास्तविकता, क्योंकि आदि काल से आदिवासी इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि यह आदि काल से वास कर रहे जंगलों में, है ना। उनका जंगल ही सब कुछ था, है ना। जीवन यापन करने का साधन से लेके हर एक चीज वो जंगल ही था, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, औद्योगिक जो है का विकास ने क्या किया, धीरे धीरे उनको बेदखल कर दिया और राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य ने इसको इस चीज से बेदखल कर दिया, है ना। कह रहा है क्या कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापित पुनर्वास देने के लिए मामूली खर्चा पर क्यों हिचकिचाती है ना। ये पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछती है ये सुश्री जानू। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आता है। कह रहा किसी अधिकार या कानून या नीति कागज पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता है कि वह अधिकार, कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों का असली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है ना। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास के विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इस प्रकार हम लोग लोकतांत्रिक समाज में यह संघर्ष, लेखन और सौदेबाजी और संगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए, अर्थात तभी ये लागू हो सकता है, वरना ये संभव नहीं है ना। यहां से होता है हम लोग का इस टॉपिक का द एंड। तो कैसा लगा आप लोग को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, रखिएगा अपना ख्याल।
थैंक यू।